हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ ये हमारी पेशेंट है बिगो देवी। ये हमारे पास बिहार से आई थी अपने पैंक्रियाटिक ट्यूमर का इलाज कराने के लिए, है ना। और इनका हमने विपल्स ऑपरेशन किया था। विपल्स ऑपरेशन पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स के लिए एक सर्जरी होती है, जो कि अगर हम ट्यूमर्स की बात करें तो उनके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशन होता है। तो पेट के जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उनकी जो सर्जरी से इलाज किया जाता है, उसमें से जो सबसे बड़ी सर्जरी होती है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जटिल सर्जरी होती है, उसको विपल्स ऑपरेशन कहते हैं। और इनका विपल्स ऑपरेशन हुआ था और बहुत स्मूथ रिकवरी हुई उनकी। हमारे पास विपल्स ऑपरेशन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारी आउटकम्स बहुत अच्छी हैं। हम ये सर्जरी ना केवल ओपन टेक्निक पर लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से भी करते हैं, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो आज आप जा रही हैं घर? हाँ जी। खुश हैं? खुश हूँ। चलिए, तो आप खुश हैं तो दोस्तों हम भी बहुत खुश हैं। ओके, आप कुछ बोलना चाहती हैं इनको? हाँ, यही क्या बोलूँ, खुश है बस। हमरा लिए भगवान है, सब चीज बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत से हंसते खेलते घर जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारे पास देश और विदेश से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित होते हैं। और आप सब जानते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत ही एक खतरनाक बीमारी होती है। आपने आप कुछ देर पहले देखा, एक पेशेंट हमारे पास बिहार से आए थे जो पैंक्रियाटिक कैंसर से सफ़र कर रहे थे और उनका इलाज पूरा हुआ और वो बिल्कुल ठीक होके आज घर वापस जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज इस वीडियो में हम डॉक्टर अमित सर से डिस्कस करेंगे कि पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। हेलो सर। हेलो सर, ये पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है? ओके, तो जो पैंक्रियाटिक कैंसर है वो जो पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास हमारी बॉडी में एक पाचन का ऑर्गन है। पैंक्रियास के दो काम हैं, एक डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इंसुलिन बनाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अगर इस ऑर्गन के अंदर कैंसर बन जाए तो इसको पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। सर, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्यों होता है पैंक्रियाटिक कैंसर किसी को? तो दोस्तों, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है पैंक्रियास कैंसर का, वो टोबैको का कंजम्पशन है। तो टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, उससे पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। दोस्तों, टोबैको एक ऐसी चीज है जो कि ना केवल पैंक्रियास का कैंसर बट हमारी बॉडी में मैक्सिमम कैंसर्स के साथ टोबैको की एसोसिएशन होती है। अगर हम बाकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें पैंक्रियास कैंसर की, तो डायबिटीज है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, ये रिस्क फैक्टर है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। तीसरा एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। तो दोस्तों, हम बहुत सारे वीडियोस डालते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के ऊपर, क्योंकि इसके पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो वो ये पूछते हैं पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है कि सर आगे जाके कुछ रिस्क है कि नहीं। तो हाँ, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस भी रिस्क फैक्टर है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। चौथे रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ है तो आपके अंदर भी इंक्रीज रिस्क है पैंक्रियाटिक कैंसर होने का। और कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी ऐसी होती हैं जो हमको प्रीडिस्पोज करती हैं पैंक्रियास के कैंसर के रिस्क के लिए। सर, इसका सिम्टम्स क्या होता है पैंक्रियाटिक कैंसर का? ओके, तो दोस्तों, अगर हम पैंक्रियास को एज एन ऑर्गन बात करें तो पैंक्रियास के दो पार्ट्स हैं मोटे मोटे तौर पे। एक पैंक्रियास का राइट साइड वाला पार्ट जिसको हम पैंक्रियास का हेड कहते हैं, और पैंक्रियास का लेफ्ट वाला पार्ट जिसको हम बॉडी एंड टेल कहते हैं। तो अगर किसी के पैंक्रियास के हेड में, यानी कि राइट साइड ऑफ द पैंक्रियास में ट्यूमर बने तो ये जल्दी प्रेजेंट करते हैं। तो इस कैंसर के अंदर, जो कि राइट साइड में पैंक्रियास की शुरुआत हो रही है, पेशेंट को सबसे पहले जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। तो जो फर्स्ट सिम्टम होता है यूजुअली वो जॉन्डिस होता है। और इस जॉन्डिस की विशेष बात ये होती है, खासियत ये होती है कि ये जॉन्डिस
इचिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। पेशेंट को जॉन्डिस के साथ शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट का यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाता है, डार्क येलो ऑरेंज कलर का पेशेंट यूरिन पास करता है और उसका स्टूल का कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है, एक चॉक के कलर का स्टूल का कलर हो जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ पैंक्रियास के ट्यूमर्स की बात करें तो ये यूजुअली एडवांस स्टेज पे पकड़े जाते हैं। क्यों एडवांस स्टेज पे पकड़े जाते हैं? इसलिए क्योंकि शुरुआत में इनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। पेशेंट को हल्का फुल्का इंडाइजेशन, हल्का फुल्का दर्द होता है, तो इसलिए पेशेंट इन सिम्टम्स को यूजुअली नजरअंदाज कर देता है एंड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस यूजुअली ये ट्यूमर्स जो होते हैं वो स्प्रेड कर चुके होते हैं। एडवांस स्टेजेस के अंदर पेशेंट्स को पैंक्रियाटिक कैंसर में बहुत तेज दर्द हो सकता है और दर्द ये ऊपर के पेट में होता है, पीठ की तरफ जा सकता है। पेशेंट को भूख लगनी कम हो जाती है एंड पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। सर, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए? जैसे ब्लड की जांचें हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, क्या आप एडवाइस करते हैं? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आप लोगों को पता होना चाहिए पैंक्रियास के कैंसर के बारे में। अगर किसी इंसान को कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी डायबिटीज की और उसको सडन ऑनसेट डायबिटीज हो गई, तो एक तो हमने कहा कि डायबिटीज रिस्क फैक्टर है पैंक्रियास के कैंसर के लिए। साथ साथ अगर एक इंसान को रीसेंट ऑनसेट डायबिटीज हो रही है या अगर किसी इंसान को डायबिटीज थी और सडनली वो वर्सन होनी शुरू हो रही है, तो हमेशा पैंक्रियाटिक कैंसर को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये एक पॉसिबल फैक्टर हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज क्यों हो गई। अब हम आए कि अगर किसी को पैंक्रियास का कैंसर का सस्पेशन है तो हमें क्या टेस्ट करने चाहिए। तो अगर हम यूजुअली एक पेशेंट आता है जिसके अंदर हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर है, तो जो फर्स्ट टेस्ट हम करते हैं दोस्तों वो है पेट का अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड यूजुअली अगर राइट साइड में ट्यूमर है और उसकी वजह से अगर किसी को जॉन्डिस हो रहा है तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि पैंक्रियास के हेड में ट्यूमर है, बाइल डक्ट की नलियां डायलेटेड हैं, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। अल्ट्रासाउंड के बाद तो अल्ट्रासाउंड यूजुअली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, आई वुड से 70 to 80% एक्यूरेट है। बट अगर इसमें कुछ शक आ रहा है तो जो नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं वो पेट का सीटी स्कैन होता है, कॉन्ट्रास्ट इनहैंस्ड सीटी स्कैन होता है, जो हमें बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन बता देता है कि पैंक्रियास का ट्यूमर कितना बड़ा है, उसने आसपास के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया है, पास में पैंक्रियास के कुछ खून की नसें जाती हैं जो कि हमें सर्जिकल प्लानिंग में देखना होता है कि ये इन्वॉल्व है कि नहीं, तो पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन वेसल्स को पकड़ा है कि नहीं, बीमारी के ट्यूमर के आसपास लिम्फ नोड की गांठें तो नहीं बढ़ी हुई हैं, इसकी इंफॉर्मेशन पता चलती है, और पेट में कहीं पर ट्यूमर कहीं फैल तो नहीं गया, लिवर में कहीं गांठ तो नहीं आ गई, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमको पता चल जाती है। जब एक बार हमें पता चल गया कि ये पैंक्रियास का कैंसर है तो हम साथ में कुछ और टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि एक ब्लड का टेस्ट होता है CA-99 का टेस्ट। तो CA-99 का टेस्ट हमको ये बताता है कि अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो शायद ये एडवांस स्टेज कैंसर हो सकता है, और ये CA-99 का टेस्ट हम एज अ बेसलाइन कराते हैं, क्योंकि अगर हमने सर्जरी करी तो सब्सिक्वेंटली कैंसर की रेकरेंस को पकड़ने के लिए सर्जरी के बाद 3-3 महीने में हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि कैंसर कहीं वापस तो नहीं आ रहा है। जब हमने एक बार डायग्नोसिस बना लिया तो हम एक स्कैन और करते हैं जिसको हम पेट स्कैन कहते हैं। तो पेट स्कैन हमें क्या बताता है, ये सीटी स्कैन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है फैली हुई बीमारी को पकड़ने के लिए, कि कहीं बीमारी लंग्स में तो नहीं चली गई, किसी शरीर के किसी और पार्ट में तो नहीं चली गई। इससे हमें पेट स्कैन से हमें इसकी जानकारी पता चलती है। आजकल हमारे पास दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कुछ और टेस्ट भी हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो अगर आपके सेंटर में आपके आसपास के डॉक्टर कुछ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इससे हम इवन FNAC का टेस्ट, बायोप्सी का टेस्ट करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि पेशेंट को पैंक्रियाटिक कैंसर है कि नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि क्या बायोप्सी करना जरूरी है, तो आई वुड से अगर पॉसिबल है, आपके पास एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा है तो करना चाहिए, बट अगर नहीं भी है
और अगर पैंक्रियाज में एक गांठ दिख रही है जो सस्पिशियस है पैंक्रियाटिक ट्यूमर के लिए, तो उसको मान के हम सीधे ऑपरेशन के लिए भी आगे हम बढ़ सकते हैं। सर, पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज क्या है? तो देखिए, जैसे डॉक्टर नरवला आपने बताया था कि पैंक्रियाज का जो कैंसर है ये हमारे शरीर में बहुत जो सबसे खतरनाक कैंसर होते हैं उनमें से एक कैंसर है। और बहुत सेलिब्रिटीज जो हैं उनको पैंक्रियाटिक कैंसर से, अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो हम फोन यूज करते हैं उनका, जिन्होंने बहुत है ना, उनका भी जो ही पास्ड अवे फ्रॉम पैंक्रियाटिक ट्यूमर। तो जो पैंक्रियाटिक कैंसर है ये बहुत अग्रेसिव कैंसर है, बहुत खतरनाक कैंसर है। तो टाइमली डिटेक्शन आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो इलाज है, जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स का, वो सर्जरी के जरिए किया जाता है। और सर्जरी हम तभी कर सकते हैं दोस्तों अगर हमने डिजीज को टाइम पर पकड़ लिया। अगर डिजीज लोकली एडवांस्ड हो गई या डिजीज अपनी जगह से फैल गई तो फिर हम सर्जरी करके उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। तो जो सर्जरी होती है दोस्तों इसकी, पैंक्रियाज कैंसर की, अगर राइट साइड में पैंक्रियाज कैंसर है तो इसकी सर्जरी के लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं उसको हम विपल्स ऑपरेशन कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट के जितने बड़े कैंसर के ऑपरेशन होते हैं उसमें से सबसे बड़ा ऑपरेशन विपल्स ऑपरेशन होता है। अगर किसी को कैंसर लेफ्ट साइड ऑफ पैंक्रियाज में है, यानी कि बॉडी या टेल के अंदर है, तो उसके अंदर जो ऑपरेशन किया जाता है उसको हम रेडिकल डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी, स्प्लेनेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम पैंक्रियाज के लेफ्ट साइड के पोर्शन को रिमूव करते हैं और साथ में हम स्प्लीन को भी हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों ये ऑपरेशन जो है, अगर हम वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स की बात करें, है ना, अगर हम जो सबसे वर्ल्ड के टॉप सेंटर्स हैं, तो उसके अंदर भी जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो 15 to 20% रिस्क ऑफ रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एंड आई वुड से अराउंड अप टू 5% रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इस ऑपरेशन के दौरान की जाती है। बट मैं साथ साथ ये कहूँगा दोस्तों कि हमारे पास हमारे सेंटर में इसका बहुत हमें एक्सपीरियंस है, एंड हमारे रिजल्ट्स आई वुड से इज मच बेटर एज कंपेयर टू दीज सीरीज। इससे हमारे रिजल्ट्स बेहतर हैं। जो दूसरी खास बात दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि इस दोनों तरह के ऑपरेशन, चाहे वो विपल्स ऑपरेशन हो, चाहे वो डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी, स्प्लेनेक्टमी का ऑपरेशन हो, ये दोनों ऑपरेशन हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक का मतलब ये है कि पेट में कोई बड़ा कट नहीं है, छोटे छोटे से सुराख हैं जिससे हमने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो हम कैंसर आउटकम को, ऑन्कोलॉजिकल आउटकम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम सर्जरी उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही अच्छे नज़ाकत से, उतनी ही बढ़िया तरीके से हम इस सर्जरी को करते हैं, जो कि एक ओपन टेक्निक में होगी शायद उससे बेहतर ही करते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है और पेशेंट की जो रिकवरी होती है 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट उठ के चलना फिरना शुरू कर देता है, रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आई थिंक ये था। अच्छा, बिफोर सर्जरी के साथ साथ दोस्तों हमको कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर बीमारी जो है पैंक्रियाज में अब सीमित नहीं है, स्प्रेड कर गई है, एडवांस कैंसर हो गया। तो इन पेशेंट्स के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो पैलिएटिव कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का आजकल कुछ इंक्रीजिंग रोल आ रहा है, और पैलिएशन ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर बहुत सीवियर पेन होता है, तो पेन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स के अंदर जॉन्डिस हो सकता है, तो स्टेंट करके जॉन्डिस को रिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक के रास्ते में रुकावट आ सकती है, तो उसके लिए भी स्टेंट करके उसको खोलना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर किसी को आप जानते हैं जिसको पैंक्रियाज का कैंसर है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। आप भी एज एन इन्फॉर्म्ड पर्सन, एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप इस बीमारी के सिम्टम्स को पहचानें, बिकॉज अगर इस बीमारी को अर्ली पकड़ लिया गया तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और अगर थोड़ी सी ढील दे दी गई, थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो बीमारी आगे बढ़ पाती है। दूसरी चीज, रिस्क फैक्टर्स जो मैंने बताए, कुछ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स,
बट जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, पैंक्रियास की सूजन, टोबैको की इंटेक, शुगर कंट्रोल, तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ डाउट्स हैं इस बीमारी के बारे में, अगर आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमसे इलाज कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नीचे लिखे हुए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बहुत अच्छी आउटकम दे सकें। थैंक यू।